हेलो गाइस, मेरा नाम है रवि और स्टडी ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट से बढ़ के या हम ये कहें कोर्ट से बढ़ के कोई नहीं है। चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे देश का कोई भी इंसान हो, कितना भी आध्यात्मिक इंसान हो, लेकिन कोर्ट से बढ़ के कोई नहीं है। और ये साबित फिर से हो रहा है दोस्तों। और एक चीज बड़ा मजा आ रहा है कि धनाधन एक्शन लिया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। तो यहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे जो बाबा रामदेव हैं, इनको फटकार तो मिली है, लेकिन इन्होंने जो गलती की है अब इनको इसकी सजा भी मिल सकती है। सजा का मतलब जो फाइन लग सकता है, जो भी होगा, अब इनके ऊपर पूरी तरीके से कार्रवाई होगी। यहाँ पे अगर आप देखेंगे अभी तक इनसे सिर्फ माफी मांगा जा रहा था। कोर्ट ने यह कहा था कि आप देश से माफी मांगेंगे, लोगों से माफी मांगेंगे और अपने ऐड को आप बंद करेंगे, जो आप प्रचार कर रहे थे उनको आप बंद करेंगे। लेकिन बाबा रामदेव ने गलती की। गलती ये की कि उन्होंने क्या किया, उसका ना जवाब दिया, ना ही अपने प्रचार को बंद किया। फिर क्या होना था, फिर इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा इन्हें बुलाया और इस बार इन्हें बहुत तगड़ी फटकार लगी है। दोस्तों, हाल ये हुआ कि इन्होंने हाथ जोड़ के जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे उनसे यहां पे माफी मांगी। और सबसे बड़ी चीज, यहां पे जो आर्गुमेंट चल रहा था, उस आर्गुमेंट में जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे उन्होंने ये साफ साफ कहा कि ठीक है, आपने देश में बहुत ज्यादा योग को फैलाया है, आप अच्छा काम करते हैं, लेकिन आप कोर्ट से बढ़ के नहीं है और इतना आप जान लीजिए। कोर्ट ने इनसे यह भी पूछा कि जब आपको हमने कहा था कि आप हमें हलफनामा दीजिए, फाइल करिए, तो आपने वो क्यों नहीं दिया। यहां तक कि आपने रिप्लाई फाइल भी नहीं दिया। और इसी को लेके यहां पे दोस्तों ये गिड़गिड़ा रहे थे, वहां पे हाथ पैर जोड़ रहे थे। दोस्तों, मैं आपको बताऊं, जो पतंजलि आप जानते ही हैं, बहुत बड़ा ब्रांड है ये इंडिया में। और खास करके जो लोगों का ट्रस्ट होता है वो इस बात पे होता है कि ये जो पतंजलि है हमारी स्वदेशी कंपनी है, ठीक है, काफ़ी अच्छी है, ठीक है, मतलब देसी कंपनी है, इनके प्रोडक्ट काफ़ी अच्छे होते हैं, आयुर्वेद से जुड़े हुए होते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, कोई प्रोडक्ट कैसा भी हो, खास करके जब वो क्लेम ये किया जाए कि वो दवा के फॉर्म में है, तो सबसे जरूरी होता है कि साइंटिफिक तौर पे उस पर हुआ रिसर्च, ठीक है, और उसके प्रमाण। जैसे कि मैं बात करूं अमेरिका में, जैसे एफडीए क्या करता है, दवाओं को अप्रूव करता है, वैसे आयुर्वेदिक दवाओं के लिए भी क्या होते हैं, संस्थाएं होती हैं जो अप्रूव करती हैं। लेकिन आपके पास कोई प्रमाणिक रिजल्ट नहीं है, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट नहीं है, आपने ना रिजल्ट दिखाया, ना कहीं हिसाब से अप्रूव्ड मिला है, इसके बावजूद भी आप प्रचार करते हैं। उस प्रचार से क्या होता है, बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं, लोग भ्रमित होते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था दोस्तों, 1 महीने पहले ही, 2 महीने पहले ही इन्हें ये बात समझाई थी कि आपको प्रचार बंद करना होगा, सब कुछ करना होगा, लेकिन इन्होंने ये तक भी नहीं किया। और उसी को लेकर जब सुप्रीम कोर्ट ने इनसे पूछा कि ठीक है, आपने वो ऐड क्यों नहीं बंद किया, तो इन्होंने कहा कि मुझे पता ही नहीं था, हमारे जो ऐड कंपनी है वो जो ऐड चला रही थी हमें उसके बारे में पता नहीं था। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो कंपनी आपका ऐड कैंपेन चलाती है वो आपसे जुड़ी है, आपके अंदर की संस्था है, तो किसकी जिम्मेदारी होगी, ये आपकी होगी या कोई वो अलग इंस्टीट्यूट है जिसके लिए हम अलग से कार्रवाई करें, वो तो आपके अंदर ही आएगा। आप कल्पना करिए, जैसे मैंने कंपनी खोल रखी है, हमारे पास क्या होता है, हमारी मार्केटिंग टीम है जो मार्केटिंग करती है, तो जब भी मार्केटिंग टीम गलती करेगी, कुछ भी करेगी, वो सारा कुछ हमारे ऊपर आएगा, क्योंकि अगर मार्केटिंग टीम काम करती है तो बिना हमारे आदेश के वो काम करेगी नहीं। और अगर जो काम करे इसका मतलब हमारे आदेश से कर रही है। तो सुप्रीम कोर्ट का यही कहना था कि ये आपके ही आदेश से यहाँ पे हुआ है, ठीक है। तो ये दोस्तों यहाँ पे देखने के लिए मिला है, मतलब बहुत ज़्यादा आर्गुमेंट हुआ, बहुत ज़्यादा यहाँ पे डांट पड़ी है, ठीक है, इन लोगों को, जो इनके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं बालकृष्णा, ठीक है, इन सबको यहाँ पे डांट पड़ी है। और सुप्रीम कोर्ट ने दिखाया कि आप बहुत बड़े नहीं हो सकते हैं, आप कुछ भी हो जाएं, आपको ये चीज़ें माननी पड़ेंगी। जब इन्होंने माफ़ी मांगी, उसके बाद इन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ठीक है, आप माफ़ी मांग रहे हैं, लेकिन यही माफ़ी जब हमने कुछ महीने पहले आपसे कही थी, तब आपने क्यों नहीं मांगी। अब सिर्फ माफी मांगने से काम नहीं चलेगा, इस पे पूरी कार्रवाई होगी, जो नियम होंगे, जो तहत होगा, उसके तहत आप पे कार्रवाई होगी। अब जो भी इन पे फाइन लगने वाला जो भी होगा, पूरी तरीके से इनके ऊपर ये एक्शन लिया जाएगा। दोस्तों, इनके ऊपर कई सारे ब्लेम पहले भी लगे हैं, कुछ खास ब्लेम ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा गलत काम कर दिया है, लेकिन इन्होंने जो काम किया था वो थोड़ा सा एडवर्टीजमेंट को लेके था। कभी कभी क्या होता है, जब आप बहुत बड़ी अथॉरिटी होते हो और कुछ ऐसा आप क्लेम करते हो, वो बहुत खतरनाक होता है। जैसे इन्होंने एक बार क्लेम किया था कि जो ऑयल होता है, जो तेल होती है, सरसों का तेल होता है, जो कंपनियां बनाती हैं, वो क्या करती हैं, उनको खाने से क्या होता है कि हमें कैंसर हो जाता है। अब इन्होंने ये क्लेम किया। अब जाहिर सी बात है, जो जनता होती है ये चीज़ें इनकी मानती है, ठीक है, क्योंकि लोगों को लगता है कि हाँ, ये मतलब एक तरीके से मतलब आयुर्वेद के काफ़ी ज्ञाता है, तो लोग ये मानने लगते हैं। अब इसमें होता क्या है कि इन्होंने एक तो ये क्लेम किया, इस क्लेम के पीछे कोई साइंटिफिक
अप्रूवल नहीं है, किसी रिसर्च पेपर में ये नहीं छपा होता है, ठीक है। अच्छे रिसर्च पेपर में, देखिए रिसर्च पेपर का मतलब ये होता है जिसमें अच्छे इंपैक्ट हो, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, उसको दिखाते हैं एक ऐड में, कोई प्रूफ नहीं होता है, कोई कुछ नहीं होता है, और इसको ये दिखा दिया जाता है। और उसकी वजह से क्या होता है कि बहुत लोगों में भ्रम फैलता है, लोगों को लगता है कि ये तेल हम खाएंगे तो मर जाएंगे, ये होगा वो होगा। अब इससे क्या होता है, इससे जो बड़ी कंपनियां जो काम कर रही हैं, देखिए जो बड़ी कंपनियों के प्रोडक्ट होते हैं वो मार्केट में ऐसे नहीं आते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा वेरीफाई होके आते हैं, ऐसे कोई प्रोडक्ट नहीं आता है। जैसे आपने देखा होगा कि जो मैगी था उसमें लेड की मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा हो गई थी, इतना बड़ा बवाल हुआ था। तो ऐसे कोई नहीं आ सकता है। लेकिन जब एक इतने बड़े ओहदे में इंसान होकर वो क्लेम करता है तो कंपनियों को बहुत ज़्यादा घाटा होता है, और उस घाटे का फायदा ये उठाते हैं, क्या करते हैं, फिर इनका प्रोडक्ट बिकता है यहाँ पे। तो इस तरीके से पूरा प्रचार करते हैं। प्रचार बहुत ही इलीगल वे में होता है, और इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने इनको डांटा था। अब फिर से क्या होगा दोस्तों, इन पर अगली सुनवाई होगी, और अगली सुनवाई में पता चलेगा कि आखिर इनके ऊपर क्या उसका इंपैक्ट होता है, क्या फाइन लगता है, कि क्या सजा मिलती है, ये भी देखा जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे बात करें कि सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ ऐसा नहीं था कि बाबा रामदेव को डांटा और इनके जो इनके एमडी थे उनको डांटा, बल्कि उन्होंने क्या किया, जो यहाँ पे आयुष मंत्रालय है, ठीक है, इसको भी डांटा, और गवर्नमेंट को भी डांटा, और यहाँ पे जो राज्य सरकार है उनको भी डांटा। मैं दोस्तों आपको बताऊं, ये जो केस चल रहा है 2019 ही चल रहा है, 2022-23 काफ़ी टाइम से ये सब केसेस चल रहे हैं, ठीक है। तो जब बार बार ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट क्या करता है, इनको क्या नोटिस भेजता है, तो उस पर एक्शन नहीं लिया गया। और उसी को देखते हुए यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट थी उन्होंने, ठीक है, जो गवर्नमेंट थी उनको भी बहुत ज़्यादा फटकार लगाई, और उन्होंने ये कहा कि जब ये काम गलत कर रहे थे, ये ऐसा काम कर रहे थे जो कि आपके मंत्रालय के अंदर आता है, तो आपने इनके ऊपर एक्शन क्यों नहीं लिया। अब आप सोचेंगे आखिर आयुष मंत्रालय का इससे क्या लेना देना है। तो दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि जो आयुष मंत्रालय है, ठीक है, वो एक तरीके से अल्टरनेट दवाओं के लिए काम करता है। अब आप सोचेंगे अल्टरनेट दवाएं क्या होती है, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, जैसे आपको एलोपैथी है, आपको पता है ये जो एलोपैथी होता है ये काफ़ी हार्ड होता है और काफ़ी महंगा भी होता है, ठीक है, इसके प्राइस बहुत ही महंगे होते हैं। तो आयुष मंत्रालय क्या करता है, जो अल्टरनेट दवाएं हैं, जैसे आयुर्वेदा हुआ, होम्योपैथिक हुआ, एक्यूपंक्चर, बहुत सारी तरीके की दवाएं होती हैं, मेडिसिन थेरेपीज होती हैं, तो ये क्या करता है, उनको बढ़ावा देने का काम करता है, उनको इनोवेट करने में काम करता है, फंड करता है, और उनको अप्रूवल भी देता है, ठीक है। तो ये सारा काम ये करता है, और इसी के अंतर्गत कोई अगर ऐसी कंपनी है जो अल्टरनेट, जैसे जो बाबा रामदेव की जो कंपनी है, ठीक है, ये हम कह सकते हैं कि आयुष मंत्रालय के देख रेख के अंदर ही आएगी, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, यहाँ पे रॉन्ग क्लेम किया, तो आयुष मंत्रालय को यहाँ पे एक्शन लेना चाहिए था, ठीक है, केस करना चाहिए था, जो भी इनका हक बनता था करना चाहिए था, लेकिन वहां पे ये नहीं किया गया। दोस्तों मैं आपको इनकी भी कहानी बता देता हूं, हुआ क्या था। देखिए जब कोविड-19 आया, ठीक है, जब कोविड-19 आया तो यहां पे बाबा रामदेव ने क्या किया था, आप देखिए यहां पे इन्होंने एक दवा का क्या किया था, प्रचार किया था, जिसका नाम था कोरोनिल टैबलेट। अब दोस्तों कोई भी जब टैबलेट आती है, वैक्सीन आती है, वो प्रॉपर क्या होती है, वेरीफाई होके आती है, प्रॉपर एक्सपेरिमेंट रिसर्च के थ्रू वेरीफाई होके आती है, तब जाके वो लोगों को लगता है। तो यहां पे इन्होंने क्या किया, टैबलेट किया, और इन्होंने क्या किया, दावा करना शुरू किया। इन्होंने कहा कि हमारी जो दवा है ये काफी कारगर है, और इससे इंसान एक हफ्ते में ठीक हो सकता है, बल्कि वैक्सीन से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी, वो काम का नहीं है। ये इन्होंने दावा किया, और इन्होंने ये कहा कि जरा समझिए आप, एक हफ्ते में इंसान ठीक हो जाएगा। अब सोचिए कितनी खतरनाक चीज थी। अगर एक इंसान क्या करे, वैक्सीन को न लगाए, इनके ऊपर भरोसा करके टैबलेट खाए जो कि अप्रूव नहीं है, आप कल्पना करिए कि अप्रूव नहीं है, और वो इंसान क्या करता है, दवा खाता है, तो क्या होगी, जाहिर सी बात है उसकी डेथ हो जाएगी, क्योंकि पता नहीं आराम होगा कि नहीं होगा। देखिए कहने की बातें हैं, हमारा जो दिमाग होता है हम इतना ट्रस्ट करते हैं अपने चीजों पे, अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन इसी का तो लोग फायदा उठाते हैं। यहां पे उसी का फायदा उठाया गया, स्वदेशी कंपनी है, ये है आयुर्वेद आयुर्वेद आयुर्वेद, यहां पे कोरोनिल को निकाला गया, ठीक है, इस पे किया गया। इन्होंने क्या कहा, आप समझिए कि इन्होंने दवा किया, उसके बाद इन्होंने यह भी क्लेम कर दिया कि आयुष मंत्रालय ने क्या किया है, इसको वेरीफाई कर दिया है। अब ये बात सुन के आयुष मंत्रालय लगा, यार भैया हमको कहां फंसा रहे हो, हमको भी लेके डूबोगे क्या। तो यहां पे इन आयुष मंत्रालय ने कहा कि देखिए ऐसा कुछ नहीं है, हमने कोई वेरिफिकेशन नहीं दिया है, ये बात झूठ है। लेकिन ये इतना ही एक्शन लेके इनको नहीं रुकना चाहिए था, क्योंकि ऐसी दवाओं को जो वेरीफाई करते हैं इंडिया में, ये यही करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि ये अल्टरनेट दवाओं पे क्या करते हैं, बढ़ावा देते हैं, रिसर्च पे काम करते हैं, सब पे चीजें फंड करते हैं। तो इनको यहाँ पे एक्शन लेना चाहिए था, लेकिन इन्होंने नहीं लिया, और ये आता है सरकार के अंदर, और इसी वजह से यहाँ पे जो सरकार को फटकार लगी है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि आखिर आपने इन पे एक्शन क्यों नहीं लिया, क्योंकि एक्शन लेना तो सरकार का ही काम है, ठीक है, कार्रवाई करना तो उनका काम है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट तब लेगा जब वहां पे केस फाइल होगा। ओह, कैमरा ऑफ हो गया था एकदम से। छुट्टियां चल रही हैं भैया तो खुद ही सारा काम खुद ही करना पड़ता है। तो यहाँ पे चाइनीज फोर्स की अगर बात करते हैं तो चाइना के पास कौन कौन से एयरक्राफ्ट थे 1965 में, आप देखिए
सबसे पहली बात तो चाइना के पास एकदम थर्ड क्वालिटी एयरक्राफ्ट थे। अमेरिका और यूके जो है वो पूरी तरीके से भारत का सपोर्ट, जबरदस्त तरीके से भारत का सपोर्ट कर रहा था कि हम तो भारत के ही सपोर्ट में आएंगे। तो कौन कौन से थे? MiG-15, MiG-17, MiG-19 और IL-28 बॉम्बर्स। सिर्फ 800 से 850 किलोमीटर तक तो इनकी कॉम्बैट रेंज थी, जा ही नहीं सकते। तो ऊपर से जो तिब्बत की टरेन थी भाई, ये हायर पे थे, हम लोअर पे थे। इनकी पूरी लाइंस जो है वो विजिबल थी, पूरी डिफेंस लाइंस। तो क्या तबाही मचाते आप समझ सकते हो। उसके बाद जो चाइनीज एयरफोर्स, जो बची कुछ चाइनीज एयरफोर्स है ना, वो इन्होंने कोरिया में डिप्लॉय करके रखी थी, ताइवान में डिप्लॉय करके रखी थी। और ताइवान में भी जो थोड़ा बहुत एविएशन फ्यूल नहीं था, इन्होंने सब एग्जॉस्ट कर दिया था। तो ये एक बड़ी दिक्कत थी 1960s में, जो ताइवान के साथ दिक्कत हुई, वहां पे इन्होंने अच्छी खासी जो भी थोड़ा बहुत इनके एयरक्राफ्ट थे वो इन्होंने यहां तैनात करके रखे थे। और MiG-15, MiG-17 की कोई बहुत ऐसा नहीं कि बहुत बढ़िया वैल्यू थी, ठीक है। वो यूज्ड एयरक्राफ्ट सोवियत ने इनको दे दिए थे, कोई नए बना के नहीं दिए थे, ठीक है। तो दो फ्रंट ऑलरेडी चाइना, एक तो कोरिया और एक ताइवान, 2 फ्रंट वॉर चाइना झेल रहा था। तो उस समय अगर हम मारते ना चाइना को, तो आप ये समझिए कि ताइवान और कोरिया दोनों ही जो है वो चाइना को मारते। आज नॉर्थ कोरिया में शायद किम जोंग उन होते ही नहीं, क्योंकि अगर चाइना हारता तो ताइवान जीतता, शायद माओ